मैं बेवा थी तो मेरी माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी ऐसे मर्द से कर दी जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरी भी एक बेटी थी। अब मेरा बेटा और बेटी एक ही कमरे में सोते थे, लेकिन सुबह उठते ही मेरी बेटी बेड की चादर बदल देती थी और फिर मुझसे छुपकर पुरानी चादर को धो देती थी और खुद नहाने के लिए चली जाती थी। कई बार तो मेरी बेटी बेहोश हो जाती थी। वह दिन पर दिन कमज़ोर भी होती जा रही थी। एक रोज़ मैं सुबह उठकर जल्दी से अपनी बेटी के कमरे में चली गई, लेकिन आगे का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। दिल से दुआ निकल रही थी कि खुदा ये मंजर कभी किसी माँ को न दिखाए, क्योंकि वहाँ पर मेरी बेटी और बेटा। मैं शादी के तीसरे साल ही बेवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 17 साल की उम्र में ही कर दी थी। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन पर बहुत बड़ा बोझ हूँ। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ फिर से औलाद की खुशी नहीं देख पाई थी और मेरे पापा को बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन उनको ख़ानदान की सख्ती की वजह से वे दूसरी शादी नहीं कर पाए थे। बस इसी वजह से वे मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे, हर वक्त मुझे गुस्से से बात करते थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी बहुत ही जल्दी कर दी थी। मेरा पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। मेरी 1-2 साल की बेटी भी थी, लेकिन एक दिन ऑफिस से आते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। इद्दत पूरी होने के बाद मेरी सास ससुर ने मुझे मेरे माँ बाप के पास भेज दिया था। शायद वह भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनके ख्याल से मैं एक मनहूस औरत थी। खैर, मैं छुप कर अपने माँ बाप के पास आ गई थी। मेरे माँ बाप तो पहले ही मुझे बोझ समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत ज़्यादा रोती थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी कर दी थी एक ऐसे शख्स से जिसका पहले से ही एक बेटा था और मेरी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी दोनों की शादी हो गई, वरना मुझे रिश्ता भी नहीं मिलता। उसका बेटा मेरी बेटी से 2 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अमन था और मेरी बेटी का नाम मरियम था। हम दोनों साथ साथ रहने लगे थे और वक्त किसी तरीके से गुजरने लगा था। अब वह 17 साल की हो गई थी और अमन 15 साल का हो गया था। जब अमन के पापा इस दुनिया से चले गए, यानी मेरे दूसरे पति भी इस दुनिया से चले गए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। किसी न तरह से उनकी बीमारी के साथ उनका गुजारा बसर हो रहा था। घर हमारा था, इसलिए किराए की टेंशन नहीं थी। एक दिन हम सो रहे थे कि बहुत ही ज़ोर से आवाज़ आई। मेरा तो दिल बैठ गया था। मैं तो बुरी तरीके से डर गई थी। मैंने देखा यह तो अमन के कमरे से आवाज़ आई थी और उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैं पूरी तरीके से घबरा गई थी और सोच में पड़ गई थी कि अमन तो छत के नीचे नहीं आ गया। वह तो मेरे पति की आखिरी निशानी थी। मैं भागकर उसकी तरफ गई तो अमन वहाँ पर नहीं था। शायद बाथरूम जाने के लिए उठा था और इसी वजह से उसकी जान बच गई थी, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि दोबारा से मैं कमरा ठीक कर ला लेती। कमरे का तो कबाड़ बन गया था, सारी छत गिर चुकी थी और बस इसको इसी के हाल पर छोड़ दिया गया था। फिर मैं अपने लिए बिस्तर किचन में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कह दिया, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी और बाहर कोई नहीं सो सकता था। कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी, तो वह लोग भी मुश्किल से सो पाते थे। वह दोनों कमरे से सो जाते थे, मजबूरी थी, क्या करते। एक कमरे में दुकान थी जो मेरे पति ने ही तैयार की है। हमारे घर में 3 कमरे थे। यूँ तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे बहुत अच्छे थे, लेकिन एक कमरा दुकान के लिए भी ज़रूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह ही सुबह ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अमन तो उठकर नाश्ता करने के लिए चला गया था, लेकिन मरियम अभी तक जागी नहीं थी। लेकिन वह इतनी देर तक तो कभी नहीं सोई थी। उसकी आदत थी कि वह सुबह जल्दी ही उठ जाती थी। उसको आवाज़ भी तो वो उठ नहीं सकी थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे चेक किया तो पता चला कि वो बेहोश हो चुकी है। मैं पूरी तरीके से घबरा गई थी कि क्या हो गया है इसको। फ़ौरन अमन को कहा कि मोहल्ले वाले डॉक्टर को बुला कर लाओ। डॉक्टर आया तो उसने
यही कहा कि बेहोश हो गई है लड़की, काफ़ी कमज़ोर है, खून की कमी है, कोई भारी काम इसे मत करवाना, बस इसे आराम करवाना और इसे दूध वगैरह देना, ठीक हो जाएगी। जब मेरी बेटी को होश आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि ऐसे ही बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता बनाकर कमरे में वापस आई तो कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैं बाहर जाकर देखा तो वह चादर को धो रही थी। मैं फ़ौरन गुस्सा हो गई। मैंने कहा कि अभी अभी तुझे होश आया है और तू यहाँ बैठकर ये काम कर रही है। डॉक्टर ने कहा है कि आराम करना है, कुछ खाए पिएगी तो ठीक हो जाएगी, चल उठ जाओ। और यहाँ से कहने लगी, नहीं, मुझे चादर जल्दी से धोनी है, बिस्तर पर बिछाने के लिए एक ही चादर है हमारे पास। मैंने कहा कि अचानक से चादर धोने का भूत सवार तेरे सर पर हो गया। इतनी तो चादर गंदी नहीं थी, छोड़ दे इसको, मैं खुद धो दूंगी। लेकिन मेरी बेटी ने मेरी बात नहीं मानी और चादर को धोकर तार पर फैलाकर ही नाश्ता किया। फिर थोड़ी देर के लिए सो गई। अमन तो काम पर चला गया था। मैंने उसे मैट्रिक तक की पढ़ाई कराई थी और वह किराने की दुकान पर काम करता था। घर वाली दुकान में खुद ही चलाती थी। वैसे ही इस दुकान पर बच्चे ही आते थे। दिन इसी तरीके से गुजर गया और रोज़ अमन ने कहा कि मैं खाना खाकर आया हूँ। वह बहुत देर से आया था। मरियम पहले से ही कमरे में जाकर सो चुकी थी। वह कमरे में जाकर सो गया। मैं किचन में चारपाई डाली थी। जगह बदलने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने पति को याद कर रही थी। दूसरा पति भी बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। उसने कभी भी मुझे पहली शादी का ताना नहीं दिया था। वह मेरी बेटी को अपनी बेटी समझता था और मैं भी अपने अमन को यह नहीं बताया था कि वह मेरा सौतेला बेटा है। उसने भी अपने हिस्से का प्यार मुझे ही दे दिया था। अब वही हमारा सहारा था। वह इस घर में मर्द था। मैंने कहा कि अपने आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर लो, अगर उसके पास अच्छी डिग्री होगी तो अच्छे नौकरी मिल जाएगी। वह मेरी हर बात मान लेता था। फिर सुबह सुबह ऐसा हुआ कि मैं हैरान हो गई थी। मरियम फिर से बेहोश हो गई थी और अब की बार उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके जिस्म पर सारा खून चूस लिया गया हो। बिल्कुल पीली पड़ गई थी। फिर से डॉक्टर ने बुलाया। डॉक्टर ने वही बात करी थी। मैंने आराम करने के लिए कहा था। इसको खाने में क्या खिलाया था आपने इसको? मैंने सारी बात बताई थी। यखनी बनाकर दी थी और फल फ्रूट भी खिलाए थे। पूरा दिन कोई काम भी नहीं करा था। डॉक्टर ने कहा, फिर दोबारा से इतनी कमज़ोरी कैसे हो गई है और आप इस बात को सीरियस नहीं लेंगी तो आपकी बेटी की जान को ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से अचानक बेहोश हो जाना और कई घंटे तक बेहोश रहना कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर ने सख्ती से कहा और वहाँ से चला गया था। मैंने अपनी बेटी को जब होश में देखा तो उससे कहा कि तूने फिर से कोई काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं ये देखकर हैरान रह गई थी। वह फिर से चादर धो रही थी। अब तो मैं उसे दूर से देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि वह जो भी कर रही थी उसे सब कुछ मालूम था। वह बेहोश से उठकर क्यों चादर धोना शुरू कर देती थी। ये सब कुछ क्या हो रहा था? वह तब से बेहोश हो रही थी जब से मेरे बेटे ने उसके कमरे में सोना शुरू किया था। मेरा बेटा उसके लिए गैर था, लेकिन बचपन से ही दोनों एक साथ पले बड़े हुए थे। उन दोनों में तो बहन भाई से भी ज़्यादा मोहब्बत थी। फिर ऐसा क्या हो रहा था कि मेरी बेटी की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वह जवान लड़की थी, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। जवानी में तो बहुत ज़्यादा ताकत होती है। औरत तो कमज़ोर तब होती है जब वह बच्चे पैदा करती है, तो उसके अंदर कुछ भी ताकत नहीं रहती है। लेकिन जवान लड़कियां बेहोश होने लगी तो यह तो कोई नॉर्मल बात नहीं थी। उसने दो चादर धोकर फैला दी। वह आसपास देख रही थी जैसे कि मैंने उसे देखा तो नहीं है। मैं किचन में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। मैंने भी उसको जताया नहीं था, लेकिन मैं हैरान थी कि बेटी कर क्या रही है। वह फिर से बिस्तर पर लेट गई और उसने अपने ऊपर करने वाली चादर ओढ़ ली ताकि मुझे पता न चले नीचे वाली चादर है या नहीं।
मैंने उसको नाश्ता करवाया और दवाई दी। दुकान अच्छी नहीं चल रही थी। हमारी दुकान पर कोई बड़ा ग्राहक नहीं आता था, सिर्फ बच्चे ही टॉफ़ी लेने आते थे और रुपए 10 देकर चले जाते थे। इस तरीके से तो काम नहीं चलने वाला था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन ये बात मैंने अपने बच्चों को नहीं बताई थी। अमन को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि वह पहले ही नौकरी कर रहा था। अब अगर ऐसे में उसे एक बात और बता देती, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। लेकिन मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऊपर से डॉक्टर ने भी कहा था कि बेटी को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाओ, लेकिन घर में तो दाल रोटी के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन एक दिन बहुत ही अजीब सी बात हुई। मैंने अपने बेटी और बेटे से को ऐसी बात करते हुए सुना जिसकी मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। मेरे बेटे ने कहा कि तुमने तो अभी से अपनी तबीयत ख़राब कर ली है, इस तरीके से तो नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इतना मसला हो रहा है तो हम सब ये नहीं कर सकते हैं। मेरी बेटी ने कहा, नहीं, मुझे ये काम करना है। इसी तरीके के मौके दोबारा दोबारा नहीं मिलते हैं और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी जान नहीं है। मेरी बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकते हैं। तो मेरी बेटी ने का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की तो बात है, उसके बाद तो ये मौका नहीं मिलेगा। यह सब क्या हो रहा था, मुझे उनकी बातों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन तो मैं मंजर देखकर हैरान रह गई थी। सुबह सुबह मेरी बेटी ने चादर को धोकर दीवार पर डाला हुआ था और वे एक तरफ खड़े होकर उल्टी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? तो कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल घबरा रहा है। मैंने कहा कि क्या मतलब है इस बात का? दिल खराब हो गया है? तुम्हारा क्या खा रही हो तुम ऐसा? और चादर को तुम बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो तुम? अगर मुझे पता चला कि तुम ऐसी वैसी हरकत कर रही हो जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई है, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बेटी हैरान रह गई थी। उसने कहा कि अम्मी, आप इस तरीके की बातें कर रही हैं, लगता है आपने कोई फिल्म या ड्रामा देखा है, या फिर किसी ने आपके कान भरे हैं जो इस तरह की बातें कर रही हो। मैं ऐसा क्या करूँगी और क्यों करूँगी? अगर मैं इस चादर को धोया है तो क्या हुआ? गंदी हो गई थी, बस इसी वजह से तो धोया है। आपको पता है कि कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। दवाई खाने की वजह से मेरे पेट में भी प्रॉब्लम हो रही है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसमें और कोई मतलब क्यों होगा? मेरी बेटी मुझे इस तरीके से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और वह ज़मीन पर गिर गई थी। वहीं पर मेरा बेटा भी आ गया। उसने कहा कि अम्मी, तुम क्या कर रही हो? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया है? मैंने कहा कि हाँ, मैंने इसे मारा है। अच्छा किया है, मुझे इस पर हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मैं बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया तुम दोनों के बारे में, उसी दिन देखना मुझे खुद नहीं पता कि मुझसे क्या हो गया। मेरे दिल जो बात आ रही थी मैंने वही बोल दी थी, जो कि मुझे इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था। रात को अचानक से मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे कमरे की लाइट जल रही थी। उसी वक्त वह क्या कर रहे थे? उनको तो इस वक्त सो जाना चाहिए था और वे मुझे तो शाम का रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के पास गई तो वह सिर्फ न जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। किसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। तो बेटी कहने लगी, खुशकिस्मत हूँ, लेकिन अगर मेरी तबीयत कल ख़राब हो जाएगी। मम्मी को परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कब से उनसे झूठ बोलूँगी? बेटा बोला कि बस कुछ दिन और कर लेते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी और मुझे से रहा नहीं गया। मैं कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मैं और ज़्यादा हैरान रह गई थी। उन्होंने दरवाजे को अंदर से क्यों बंद किया था? क्या वजह थी दरवाज़ा बंद करने की? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उन्हें दरवाज़ा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देनी शुरू कर दी, लेकिन इस तरीके से दस्तक देने के बावजूद भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और आधा घंटा लगा दिया। उसके बाद जो मैंने कमरे में देखा तो
उनके अलावा कोई भी नहीं था और वे ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे जैसे कि नींद से जाग कर बैठे हैं। मैंने कहा कि झूठ मत बोलो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों जागेंगे इस टाइम और बातें क्यों करेंगे, हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी कर रहे थे, हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकत बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं थी क्योंकि वह लोग तो ऐसे ही बैठे थे जैसे कि नींद से जाग कर बैठे हो। मैं उसके बाद उनको कुछ नहीं कहा और वहाँ से चली गई थी, लेकिन मैं समझी थी कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी के हाथों पर कुछ नील के निशान भी थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। वह भी इतनी दफ़ा मेरी बेटी मुझे कुछ न कुछ बात छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती, कभी उसके जिस्म पर अजीब और गरीब किस्म के निशान होते थे और कभी उठ कर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में भी जाने नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसे भी नहीं सोचना चाहती थी। मेरी गलती थी, मैंने आग और पानी को एक साथ क्यों रखा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है और मैंने भी अपनी गलती मान ही ली थी। मैं अपनी जवान बेटी और जवान बेटे को एक कमरे में क्यों सुला रही थी, जबकि मुझे ये बात पता थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका कमरा अलग अलग कर देते हैं। मेरे दिमाग में अलग अलग तरीके के ख्वाब आ रहे थे। खुदा न खास्ता अगर वह सब कुछ सच हो गया तो क्या होगा, और सारी गलती मेरी है। अब मैं अपनी बेटी और बेटे पर नज़र रखती थी। एक दिन मेरा बेटा मेरी बेटी को कुछ चीज़ ला कर दे रहा था। उनकी बातें सुन रही थी। यह दवाई है तुम्हारे मसले के लिए, यह दवाई ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने मेरी बेटी को छुपाकर एक गोली दी। मैं परेशान हो गई थी, किस चीज़ की गोलियां दे रहा है, कौन सा मसला है वह दोनों हल करना चाहते हैं और उसके बारे में मुझे नहीं पता है। और ये दवाइयाँ कुछ अलग ही लग रही थी। मेरी बेटी ने भी दवाइयाँ फ़ौरन से पकड़ ली और उसने अपने दुपट्टे में बांध कर ले गई। बेटे ने कहा कि रात को सोने से पहले खा लेना और फिर अगले दिन तुम बेहोश नहीं होगी। और 2-3 दिन तक तो मेरी बेटी वाकई में बेहोश नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद उसकी गोलियां ख़त्म हो गई थी और एक दिन फिर से वह बेहोश हो गई थी। मेरा बेटा भी घर पर नहीं था, इसलिए मैंने आज फ़ायदा उठाने के लिए सोचा। मैंने बहुत ही आराम से अपनी बेटी के नीचे से वह चादर खींच ली और फोल्ड कर अपने कमरे में लेकर आ गई थी। मुझे खोलकर देखना था कि ऐसा उस पर क्या था जिसकी वजह से मेरी बेटी उठते ही उसे धोना शुरू कर देती थी और यहाँ तक कि अपनी बीमारी का भी ख्याल नहीं रखती थी। जब मैं चादर को खोलकर देखा तो पहले तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन जब मैं गौर किया तो ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि उस चादर पर सफ़ेद सफ़ेद बाल थे और चादर सफ़ेद सफ़ेद बालों से भरी हुई थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये किस चीज़ के बाल हैं, क्यों ये सफ़ेद और छोटे छोटे बाल थे। मैं हैरान हो गई, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आई थी और मैं कुछ भी समझने नहीं आ रहा था ये सब क्या है। बेटे और बेटी पर नज़र रख रही थी, इसलिए सारा दिमाग चल आ रही थी, लेकिन मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। वह मेरे पास आकर बैठ गई और कुछ अजीब सी घबराई हुई नज़र आने लगी थी। उसके बाद मैंने उससे पूछ लिया कि क्या बात है, क्यों परेशान लग रही हो। उसने कहा कि अम्मी वह चादर कहाँ पर है, वह तो मैंने धोकर डाल दी थी। मेरी बेटी जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और मैंने उससे कहा कि मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, उस चादर पर जो भी लगा हुआ था मुझे बता दो ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल आते रहे हैं। फिर मेरी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि जैसा आप समझ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल हमने देख लिया था कि इस घर के हालात अच्छे नहीं हैं। घर की दुकान नहीं चल रही थी और भाई भी कुछ अच्छी कमाई नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें ऐसा कुछ काम नहीं मिल रहा था जो हम कर पाते। फिर भाई के दोस्त ने एक काम दिया। दरअसल उसने बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे जो 3 से 4 की तादाद में थे, लेकिन उसे संभालना उसके बस की बात नहीं थी। इसी वजह से उसने हमें बच्चे संभालने का काम दिया और उस काम में के हमें
उसने बहुत सारे पैसे दिए। दरअसल भाई भी वहीं पर होते था, लेकिन रात को भाई को आराम करना होता था, इसलिए वह बिल्ली के बच्चों को कमरे में लेकर आता था और मैं उसे संभालती थी। उन्हीं के बाल सुबह चादर पर लगे रहते थे, जिनमें फ़ौरन धो देती थी, क्योंकि हमें पता था कि आपको इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम आपको ये सब कुछ बताना नहीं चाहते थे कि हम ये सब काम कर रहे हैं। और मुझे बाद में पता चला कि मुझे उनसे एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से मैं सुबह बेहोश हो जाती थी। भाई ने जो मुझे दवाई लाकर दी थी वह भी इसी वजह से लाकर दी थी कि ताकि मेरी एलर्जी कम हो जाए। भाई का वह दोस्त बहुत अमीर है और वह इस काम के बहुत सारे पैसे दे रहा था। वह एक दिन के हमें 5,000 दे रहा था और आज इन बच्चों को हमारे घर आखिरी दिन था, क्योंकि वह उन्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है और हमने इतने पैसे बना लिए कि हम इस कमरे की छत भी डलवा सकते हैं और घर के कुछ राशन भी ला सकते हैं। हमें पता है कि आपको पालतू जानवर पसंद नहीं है, इसी वजह से हमने आपको ये बात नहीं बताई थी, लेकिन आपने तो न जाने क्या क्या सोच लिया। हम पर इतना शक किया। उसे दिन जो आपने बात की वह हमारे दिमाग में तीर की जगह जाकर लगी थी। वह मैं जानती हूँ मेरी सौतेला भाई है, लेकिन वह मेरे सगे भाई से भी बढ़कर है। उसने हर बात हमारे बारे में ही सोची है, जबकि देखा जाए कि हम उसके क्या लगते हैं। उसके पापा भी तो इस दुनिया से जा चुके हैं और उसके अपने रिश्तेदार भी हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा अमीर हैं। वह उनके साथ भी जाकर रह सकता है, लेकिन वह फिर भी हमारे साथ रहता है क्योंकि वह हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहता है। उसने हमेशा मुझे अपनी बहन ही समझा है, कभी मुझसे कोई गलत बात नहीं की है। वह हमारा साथ देता है और हमारे लिए सब कुछ करता है, पूरा दिन हमारे लिए काम करता है। रात को मैं उसकी मदद करती थी। वह कहता था कि रात में भी यह सब कुछ कर लेगा, लेकिन फिर भी मैं उसकी मदद कर रही थी। मुझे सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं वाकई बहुत ज़्यादा गलत बात सोच रही थी। इतनी गलत बात है जो कि बिल्कुल भी मुझे सोचना नहीं चाहिए था। मैंने ये बात अमन को नहीं बताई और मेरी बेटी ने भी ये बात अमन को नहीं बताई कि मुझे सारी बात का पता चल गया है, क्योंकि अब वैसे भी ये काम ख़त्म हो चुका था और अब मैं उसकी नज़रों में और ज़्यादा गिरना नहीं चाहती थी। उसने कमरे की छत डलवा दी थी और अब हमारे घर का कमरा भी ठीक हो गया था। धीरे धीरे हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। मेरी बेटी में भी घर में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात पहले से अच्छे होने लगे थे, धीरे धीरे इतने अच्छे हो गए थे कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही थी। मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत बुरा किया, लेकिन अच्छा यह किया कि मेरे बहुत ज़्यादा नेक औलाद देती थी, चाहे वह औलाद मेरी अपनी थी या पराई। मेरे दोनों बच्चे ही बहुत अच्छे थे और नेक थे, मेहनती थे। इसी बात को समझते हैं कि अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके सर पर बाप का साया नहीं है और मैं भी कुछ खास नहीं कर सकती हूँ। उनके इस बात का एहसास है और बाकी ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है। शुक्र है ऊपर वाले का, वह सब कुछ नहीं हुआ जो मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि अगर ऐसा होता मैं कहाँ पर जाती। बस आखिर मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो ऊपर वाले का हुक्म होता है वही हुक्म हमने कर लेना चाहिए। मेरे बच्चे समझदार हैं, उनके दिल में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माँओं को नसीहत करूँगी इस मामले में सख्त रहें और वह गलती ना करे जो मैंने की है। मुझे दोनों को एक कमरे में नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ वह भी हो सकता था और जो हो जाता तो सब कुछ ख़त्म हो जाता। हमें सबसे पहले अपने ऊपर वाले का हुक्म सामने रखना चाहिए और ऊपर वाले का यही हुक्म है, जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दो, और यह हुक्म है तो यकीनन इसे पीछे कोई वजह भी है। धन्यवाद।